रामपुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश चिकन का व्यापार करता था। उसके आसपास के इलाकों में रमेश की चिकन की दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। अच्छे लाभ के साथ रमेश का कारोबार चल रहा था। एक दिन शारदा अखबार पढ़ के बहुत चौंक जाती है और फिर अपने बेटे से कहती है, बेटा रमेश, रमेश। सासू माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या हो गया आपको? बेटा रमेश कहाँ है? कैसी बातें कर रही है माँ जी? आप भूल गई हैं क्या? वो अभी चिकन की दुकान पर है। क्या हो गया आपको? हाँ, सही कहा, मैं भूल ही गई थी। आज ना अखबार में देखा, चिकन के बारे में कुछ लिखा है। ये देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। जरा पढ़ के बताना क्या लिखा है। क्यों चिंता कर रही है माँ? दीजिए, पेपर दीजिए मुझे, मैं पढ़ के बताती हूँ। अनामिका इस तरह से शारदा के हाथ से पेपर लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। अखबार पढ़ने के बाद अनामिका भी चौंक जाती है। क्या हुआ बेटा? जल्दी बताओ क्या हुआ? चिकन से कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, इसलिए लोग सासू माँ चिकन खाना बंद कर दे रहे हैं। कुछ इलाकों में तो लोग दुकान के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। हाय भगवान, अभी रमेश क्या कर रहा होगा? आप यहीं रहिए सासू माँ, मैं एक बार देख कर आती हूँ। रुको अनामिका, मैं भी आती हूँ साथ में। ऐसा कहकर अनामिका और शारदा रमेश के चिकन की दुकान पर दोनों जाती है। उस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। शारदा अनामिका परेशान हो जाती है। बाद में अनामिका को उसके पति रमेश दिख जाते हैं। रमेश बेहोश होके पड़ा हुआ था। वो जाके जल्दी से उसके चेहरे पे पानी छिड़कती है। रमेश को होश आता है। अनामिका को देखकर वो रोने लगता है। अनामिका, सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया अनामिका। लोगों ने हमारे चिकन शॉप में आके हमला किया। वो हमारे पूरे दुकान को जला दिए। उन्होंने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गया। आप कुछ मत कहिए, आपको बहुत चोट लगी है। चलिए हम अस्पताल चलते हैं। अरे बेटा मत रो, पहले चलो अस्पताल चलते हैं। ज्यादा चिंता मत करो तुम। इस तरह से कहने के बाद शारदा और अनामिका रमेश को जल्दी से अस्पताल लेके जाती है। डॉक्टर साहब उसकी इलाज करके मरहम पट्टी कर देते हैं। वो दिन निकल जाता है। अस्पताल से लौट के आके रमेश घर पर आराम कर रहा था, पर उसके दिमाग में चिकन शॉप के बारे में ही बातें घूमी जा रही थी। अनामिका, अब हम चिकन नहीं बेच पाएंगे, फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे? अजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों के लिए वो धंधा अभी बंद ही रखिए। अनामिका इस तरह से रमेश को समझाती है। 2 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन टीवी पे खबर आ रही थी। ये सुनकर शारदा चिल्ला के अपने बेटे और बहू को बुलाती है। अरे बेटा, बहू अनामिका, इधर जल्दी आना। शारदा की चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश और अनामिका टीवी के पास भाग के आते हैं। टीवी पे खबर सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं। कह रहे कि अगर हम चिकन खाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इस वजह से कोरोना का असर नहीं होगा। इस वजह से अब चिकन की मांग बढ़ेगी और भाव भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी खबर है ना? हाँ सासू माँ, बहुत अच्छी खबर आई है। हम फिर से चिकन की दुकान खोलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अजी, आप कुछ दिनों के लिए चिकन की दुकान पर मत जाइए। आपको कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है डॉक्टर साहब ने। आप बस आराम कीजिए। हाँ अनामिका, लेकिन क्योंकि चिकन की अच्छी मांग है, अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसीलिए केवल मैं जाकर चिकन शॉप चलाऊंगी। आप यहाँ घर पे विश्राम कीजिए। आप चिंता न कीजिए, मुनाफा होगा। हाँ बहू, ये अच्छा होगा, तुम करो। और तुम कुछ दिनों तक घर पे रहकर आराम करो। बेटा अनामिका, तुम बहादुर बन के व्यापार करो। अगले दिन से ही अनामिका चिकन शॉप में जाकर चिकन बेचना शुरू कर देती है। वो रेट में भी बढ़ोतरी कर देती है। यहाँ तक कि उसके पास मुर्गियाँ खत्म हो चुकी थी। वो दूसरे जगह से छोटी मुर्गियाँ कम कीमत में खरीद के ले आती है। कई चिकन शॉप में नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया था। जैसे ही उसे मुनाफा होने लगा, अनामिका के मन में थोड़ी लालच हो गई। वो छोटी छोटी मुर्गियाँ लाकर उसे इंजेक्शन लगाने लगी और साथ ही रसायनों का भी उपयोग करती है, ताकि कम समय के अंदर छोटी मुर्गियाँ जल्दी बड़ी हो जाए। बस इतना ख्याल रखा कि इस बारे में किसी को पता न चले। सभी लोग अनामिका के दुकान पर आने लगे और वहाँ के चिकन के आकार को देखकर वो खरीद के ले जाने लगे। 1 हफ्ते के भीतर ही वहाँ के लोग अस्पताल में भर्ती होना शुरू हो जाते हैं।
ये बात सामने आई कि सभी लोग अनामिका के दुकान से मुर्गी खा के बीमार पड़े हैं। पुलिस अनामिका को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचती है। देखिए, आपने जो किया है ये कोई छोटी गलती नहीं है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुर्गियों पे केमिकल और दवाइयों का इस्तेमाल किया है। आपकी दुकान की मुर्गियां खाकर लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं बीमार पड़ के। ये बहुत बड़ी भूल है। सर, आपको कहीं गलती हो रही है। मेरी बहू ऐसी नहीं है सर। जिन्होंने भी आपकी दुकान से मुर्गियां खरीदे हैं वो बीमार पड़े हैं, इसीलिए मैं आपकी बहू को सवाल कर रहा हूँ। मैडम अनामिका, आप अपनी गलती को स्वीकार लीजिए। क्या किया है खुद ही कह दीजिए। हाँ सासू माँ, मैंने ये गंदा काम किया है। मुझे लालच आ गई थी, इसीलिए मैंने ये कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। अरे, तुमने क्या कर दिया? सर, मेरी बहू से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए सर। सर, हम अस्पताल के लोगों की देखभाल करेंगे बिना किसी परेशानी के। उनका सारा खर्च हम उठाएंगे। आप हमें एक मौका दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों के चपेट में आ गए थे। लोगों ने आपके साथ हिंसक व्यवहार किया, आप लेकिन इस तरह से उन्हें धोखा देंगे? क्या ये गलत नहीं है? आपने कहा कि आप अस्पताल में लोगों की देखभाल करेंगे और अगर उन्हें कुछ होता है तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुन के अनामिका को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद रमेश बिना किसी परेशानी के अस्पताल के लोगों की देखभाल किया। वो सब धीरे धीरे ठीक हो गए। तब से वो चिकन का व्यापार करना बंद कर देते हैं और घर पे रहकर सब्जियां बेचने लगते हैं। तब से वो परिवार बिना किसी परेशानी के सब्जियां बेचकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में एक अमीर परिवार की एक लौती बेटी अनामिका थी। उसके पिता का नाम था गंगाधर। अनामिका की शादी की उम्र होते ही गंगाधर एक शिक्षित और अमीर दूल्हे से उसकी शादी तय करने का निर्णय लेते हैं। ये बात पड़ोस की गांव की शारदा तक पहुंचती है। शारदा का परिवार भी धनी परिवार में से था। मैं चाहती हूँ कि गंगाधर की बेटी मेरे बेटे से शादी करे ताकि करोड़ों की संपत्ति बेटे की हो। हम भी अमीर हैं, इसके अलावा मेरा बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी भी करता है। कैसे भी ये रिश्ता हमारे पास ही आना चाहिए। फिर उसने समाज में बात की जो गंगाधर को भी अच्छी तरह से जानता था। गंगाधर रमेश के बारे में सुना और उनसे कहा कि अच्छा समय देखे ताकि शादी का दिन तय किया जाए। ये पता चलते ही शारदा रमेश को फोन लगा के कहती है, अरे बेटा, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी सगाई तय हो गई है। अब हमारा समाज में एक अलग स्तर होगा। ठीक है माँ, आता हूँ। रमेश फिर फोन काट देता है। शाम तक रमेश घर आता है और अगले दिन अनामिका के घर जाने लगते हैं। बेटा रमेश, अगर ये रिश्ता तय हो जाती है तो आसपास के इलाके के अमीरों में हमारी गिनती होगी। लड़की तो अमीर है ही, जो कुछ कहे सर हिला के हाँ कहना, बाद में मैं देख लूंगी। माँ, लड़की अच्छी है या नहीं ये जरूर देखना, सिर्फ दहेज के बारे में मत सोचना। अरे तुम छोटे हो, तुम्हें ये सब की समझ नहीं है, चुपचाप रहो, समझे? ऐसा कहकर वो अपनी गाड़ी से गंगाधर के घर जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों बैठ जाते हैं। आपके बारे में सुना है, अगर मेरी बेटी को आपका बेटा पसंद आता है तो आगे की बात करेंगे। राहु काल शुरू होने वाला है, लड़की को जल्दी बाहर बुलाइए। अनामिका को बुलाया जाता है बाहर लाने के लिए, फिर लाके सामने बैठाया जाता है। अनामिका बहुत ही खूबसूरत थी। एक नजर में ही रमेश को वो पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, शादी पक्का कर लो और सारी बातें तय कर लो। रमेश इस तरह कहता है। फिर शारदा कहने लगती है, भाई साहब, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, अपनी बेटी से भी एक बार पूछ लीजिए। शारदा कहती है। ये सुन के अनामिका कहती है, मुझे भी दूल्हा पसंद है। अब लड़की को अंदर ले जाओ। बहन, बेटी को तुम्हारा बेटा अच्छा लगा, लेकिन इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भाई साहब? मैं ज्योतिष और वेदों में बहुत विश्वास रखता हूँ। पहले हम दोनों बच्चों की कुंडली दिखाएंगे, उसके बाद हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। गंगाधर की ये बात सुन के शारदा बहुत तनाव में आ जाती है। बच्चों की कुंडली अच्छी होगी, हमें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नहीं, एक बार मिलवा लेते हैं, फिर शादी होगी। इस मामले में वो अटल था। फिर शारदा भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। ठीक है भाई साहब, अच्छे पुजारी को दिखा के कुंडली मिलवा लीजिए, फिर शादी की बात करेंगे।
शारदा इस तरह कहती है। फिर 3 दिन के बाद दोनों परिवार एक जगह मिलते हैं और पुजारी से दोनों बच्चों की कुंडली मिलवाते हैं। पुजारी उन दोनों की कुंडली देखकर कहता है, लड़के की कुंडली तो बहुत अच्छी है, वो भविष्य में बहुत ऊंचाई तक जाएगा, पर लड़की की कुंडली देखकर पुजारी चौंक गए। ये देखकर गंगाधर कहने लगे, क्या हुआ पंडित जी, आप इतने आश्चर्य क्यों हुए? लड़की की कुंडली में दोष है, उस दोष को दूर किए बिना शादी करेंगे तो दिक्कतें आएगी। दोष काटने के लिए उसकी शादी पहले किसी जंगली जानवर से करानी होगी। ये कहकर पंडित जी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। हाय भगवान, पंडित जी ये कैसे संभव होगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, दोष ही कुछ ऐसी है तो क्या किया जाए। अगर वो जंगली जानवर हो फिर तो मुश्किल होगी ना। ये जरूरी है। देखिए गंगाधर जी, आप तो अमीर है, अपने आदमियों से कहिए शेर को वश में लाके यहाँ लेकर आए। मैं अनामिका की शादी करा दूंगा, फिर उसके बाद अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी करा दीजिएगा। पंडित जी की ऐसी बातें रमेश और अनामिका विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। पंडित जी, ये सब चीजों पे मैं विश्वास नहीं करती। एक अच्छा दिन देखिए और हम दोनों की शादी करा दीजिए। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। तुम लोग छोटे बच्चे हो, चुप रहो। पंडित जी, मैं आपके कहे मुताबिक समय पे शेर ले आऊंगा, आप बाकी बंदोबस्त कीजिए। ऐसा कहकर अनामिका की शादी एक बाघ से कराने का फैसला करते हैं। हफ्ते बाद पुजारी जी शादी का दिन तय करते हैं। उस दिन सभी लोग वहाँ मौजूद थे। गंगाधर अपने लोगों को जंगल में भेजकर एक बाघ को जाल में फंसाकर अनामिका के पास ले आकर रखते हैं। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी जिस वजह से बिना हिले ढुले वो बैठा हुआ था, पर लोग बहुत डरे हुए थे। इस तरह पुजारी मंत्र पढ़ने लगे और ढोल वाले उसी के साथ ढोल भी बजाने लगे। अब क्योंकि जोर जोर से ढोल बज रहे थे, शेर उसकी आवाज में जग जाता है। जैसे ही बाघ जागा, वो खड़े होकर दहाड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर लोग काफी डर जाते हैं और वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। शारदा भी सब छोड़ छाड़ के भागने लगती है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, मैं जिंदा हूँ यही बहुत है। अरे रमेश, तुम कहाँ हो? अरे सावधान रहना। ऐसा कहके शारदा वहाँ से भाग निकलती है। वो शेर सभी को दहाड़ता है और आखिरकार अनामिका के पास जाता है। ये देखते ही रमेश पलट के दहाड़ता है और वहाँ से उसे हटा देता है। छोटे मोटे खरोच से सभी लोग आहत थे और सब एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। जो हुआ हुआ, अगर कुछ दिन रुकोगे तो दूसरा बाघ ले आके मैं शादी कराऊंगा। गंगाधर की ऐसी बातें सुन के अब रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। आपको अकल नहीं है? इतना कुछ होने के बाद भी आप बाघ लाने के बारे में सोच रहे हैं? कितनी मुश्किल से लोगों की जान बची है। अभी भी ज्योतिष और अंधविश्वास में पड़े हैं। अगर शादी करानी है तो कराइए, नहीं तो इसे कैंसिल कीजिए। रमेश इस तरह से चिल्ला के कहता है। सबक पाकर गंगाधर चुपचाप खड़ा रहता है। बाद में सभी लोगों की मंजूरी से रमेश और अनामिका की बड़े धूमधाम से शादी करा दी जाती है। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।